हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था आनुवांशिकता और उत्क्रांति, जिसको हम इंग्लिश में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोलते हैं, उसमें हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिपलेट कोडॉन कि ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है अर्थात भाषांतरण कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन क्या है और उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन क्या होता है। ये टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। जो भी सजीव होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि लिविंग होता है। कोशिका केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस में जो बनने वाला एमआरएनए होता है वह प्रोटोप्लाज्म में आता है। ठीक है, जो एमआरएनए बनता है, ठीक है, क्या हो जाएगा कि कोशिका केंद्रक में न्यूक्लियस में बनने वाला एमआरएनए, न्यूक्लियस में जो एमआरएनए बनता है वह प्रोटोप्लाज्म के अंदर जाता है। ठीक है, अब यह एमआरएनए अपने साथ डीएनए के सांकेतिक संदेश अर्थात कोड मैसेज को लेकर आता है। जो एमआरएनए होता है वह क्या करता है? डीएनए से कोड को पढ़ता है। डीएनए पर जो भी सूचना लिखी होती है उसको पढ़ता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? डीएनए के कोड को सूचनाओं को पढ़ता है और उसे आगे लेकर जाता है ताकि वह प्रोटीन को बना सके। तो डीएनए जो होता है वह बॉस मॉलिक्यूल होता है, मेन मॉलिक्यूल होता है जिसके पास सारी सूचनाएं होती हैं और उससे जो है एमआरएनए उस सूचना को लेकर आता है और दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है। यह जो मैसेज होता है यह मैसेज अमीनो एसिड के लिए होता है अर्थात हिंदी में जिसे हम अमीनो अम्ल बोलते हैं और वह कोड के रूप में होता है। यह मैसेज अमीनो अम्ल अमीनो एसिड के लिए संकेत होते हैं। संकेत अर्थात कोड होते हैं। इसके बाद जो ये अमीनो एसिड होता है, इसी अमीनो एसिड का जो संकेत होता है यह 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अमीनो एसिड होता है वह 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसी को हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। तो ट्रिपलेट कोडॉन किसे बोलते हैं? जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड हो गया, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारा डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गया। हमें पता है डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है, लेकिन आरएनए में क्या होता है? आरएनए में भी वही होता है, बस आपको क्या करना है कि एडेनिन के जगह थाइमिन की जगह आपको यूरासिल मिलेगा। थाइमिन की जगह क्या मिलेगा? आरएनए में यूरासिल मिलेगा। बस यही एक डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये उसके क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड हैं। इसी 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक अमीनो एसिड बनता है। 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है? एक अमीनो एसिड बनता है। मान लीजिए GUC, ये एक आपका क्या हो गया? अमीनो एसिड हो गया, क्योंकि ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। एक एक क्या है? एक एक न्यूक्लियोटाइड है और ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? एक अमीनो एसिड बनाएगा। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन। क्योंकि ये 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है इसलिए हम इसे ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। आप ही का टेक्स्ट बुक है, उसी में जो भी दिया हुआ है वही आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। भारतीय वंश के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सभी जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उसके लिए पाया जाने वाला ट्रिपलेट कोडॉन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रिपलेट कोडॉन अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं और इन्हीं 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है जो पाया जाता है उसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने खोज निकाला था। उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनके इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। ये आपको नोबेल प्राइज ध्यान में रखना है, उन्हें कब नोबेल प्राइज मिला था। तो 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को उनके इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन से सन में? 1968 में, 1968। आगे देखते हैं, हर एक एमआरएनए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि हर एक एमआरएनए जो होता है वह हजारों ट्रिपलेट कोडॉन से बना होता है। एवरी एमआरएनए मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। हर एक एमआरएनए थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसके बाद जो mRNA होता है, इसी संदेश के आधार पर, इस mRNA का जो संदेश होता है उसके आधार पर प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन पर निर्माण होता है। और उस प्रोटीन पर निर्माण होता है तो उस पर जो अमीनो एसिड आता है वह देने का काम कौन करता है, अमीनो एसिड लाने वाला काम कौन करता है, वह टीआरएनए करता है। हमें पता है आरएनए 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज को लेकर आता है। टीआरएनए को क्या हो जाएगा, जो अमीनो एसिड को कैरी करता है, ट्रांसफर आरएनए। तो इसी एमआरएनए के संदेश के आधार पर, एमआरएनए पर जो संदेश होगा वह संदेश कहां से आया रहेगा, डीएनए से आया रहेगा। उसी के आधार पर प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन उस प्रोटीन का निर्माण करने के लिए हमें अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, और वह अमीनो एसिड कौन देता है, टीआरएनए देता है। वह लाने का काम टीआरएनए करता है। तो हमें ध्यान में रखना है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लाने का काम करता है। इसके बाद एमआरएनए, जो मैसेंजर आरएनए होता है, उस पर जो मैसेज होता है वह टीआरएनए का एंटीकोडॉन होता है, एंटीकोडॉन को रीड करता है। एमआरएनए पर जो मैसेज होगा उसका जस्ट अपोजिट अर्थात एंटीकोडॉन होगा जो टीआरएनए पर होगा। तो चलिए देखते हैं ये एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए हो गया, हमें पता है आरएनए पर थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। अब इसके बाद मान लिया ये हमने टीआरएनए हो गया, तो ये कैसे टीआरएनए बना। यहाँ पर देखिए गुआनिन है, तो गुआनिन किसके साथ पेयर करता है, किसके साथ जोड़ियां बनाता है, साइटोसिन के साथ जोड़ियां बनाता है, ठीक है। हमें यह ध्यान में रखना है। एडेनिन किसके साथ बनाता है, थाइमिन के साथ बनाता है। एडेनिन किसके साथ बनाता है, थाइमिन के साथ बनाता है। यहाँ पर देखिए गुआनिन किसके साथ पेयर बनाया है, साइटोसिन के साथ, तो उसका कोडॉन एंटीकोडॉन क्या हो गया, सी हो गया। तो टीआरएनए का क्या हो गया, सी, साइटोसिन हो गया। और इसके बाद यहाँ देखिए साइटोसिन है तो वह गुआनिन के साथ बनाया है। अब यहाँ पर एमआरएनए पर एडेनिन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, थाइमिन होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, आरएनए है, आरएनए पर क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, इसलिए यहाँ पर यूरासिल है। और यहाँ पर देखिए ये भी एमआरएनए है, यहाँ पर यूरासिल है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यूरासिल का मतलब, यूरासिल किसके साथ जोड़ियां बनाएगा, जिसके साथ पेयर बनाता है वह यूरासिल की जगह थाइमिन होता है ना। डीएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन एडेनिन की जगह, एडेनिन से पेयर बनाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। तो इस तरह से पेयर्स बनाते हैं जिसे हम एंटीकोडॉन बोलते हैं। तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, जिससे पेयर बनाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन हो जाएगा। आपका टीआरएनए एंटीकोडॉन को इस तरह से रीड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एंटीकोडॉन जो होता है वह एमआरएनए पर जो कोड होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अर्थात पूरक होता है। अभी हमने देखा इसका क्या है, पूरक है। जैसे यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइटोसिन। यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर क्या आया, गुआनिन। जिसके साथ पेयर बनाता है उसी के साथ क्या बनाएगा, पूरक हो जाएगा उसका। एमआरएनए पर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसका पूरक क्रम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर होता है। एमआरएनए पर जो भी कोडॉन प्रेजेंट होंगे, कोडॉन का मतलब एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन, इसी को हम कोडॉन भी बोलते हैं और न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। वह कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में होता है और इसी क्रिया को हम ट्रांसलेशन अर्थात भाषांतरण करते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशन अर्थात भाषांतरण करते हैं। चीजों को कोड करना, जो भी सूचना लाया है उसको पढ़कर उसके हिसाब से प्रोटीन को बनाना, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद टीआरएनए द्वारा लाए गए अमीनो एसिड, जो टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को कैरी करता है। तो टीआरएनए द्वारा जो अमीनो एसिड लाया जाता है वह आरआरएनए की सहायता से पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेकर आता है वह आरआरएनए की सहायता से अर्थात राइबोसोमल आरएनए के साथ, राइबोसोमल आरएनए के साथ वह पेप्टाइड बॉन्ड की श्रृंखला से जुड़ जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एक तरह से प्रोटीन होता है, प्रोटीन बनाने की चेन होती है, श्रृंखला होती है, उससे क्या होता है, जुड़ जाता है ताकि वह आगे प्रोटीन को बना सके। अंडरस्टैंड। तो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है, वह राइबोसोमल के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है और वह प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो राइबोसोम होता है वह एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपल कोडॉन को क्या करता है, अंतर में सरकता है, धीरे धीरे सरकेगा और वह धीरे धीरे उसको रीड करते जाएगा। जैसे ही रीड करते जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे,
ये जो रीड करता है तब क्या बनाएगा, प्रोटीन को बनाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम स्थानांतरण अर्थात ट्रांसलोकेशन करते हैं। एमआरएनए का एक एक कोडॉन सरकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। इसका मतलब उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका जो स्थान हो रहा है, प्लेस हो रहा है, वह चेंज हो रहा है, उसे ही हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं अर्थात स्थानांतरण कहते हैं। तो उसे हम लिखेंगे कैसे, तो इस प्रक्रिया के दौरान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे पर एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता है, एक एक डिफरेंस रहेगा, एक ट्रिपलेट कोडॉन सरका फिर दूसरा धीरे धीरे से सरकेगा। तो इसी तरह धीरे धीरे जब एक एक अंतर में जब सरकेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानांतरण कहते हैं अर्थात ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आपको ट्रांसलोकेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है। अभी तक हमने ट्रिपलेट कोडॉन देखा, ट्रांसलेशन देखा और ट्रांसलोकेशन देखा। अब उत्परिवर्तन देखते हैं कि उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन को हम इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन क्या होता है, हमारे अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए में जो जीन पाए जाते हैं, यदि किसी जीन में कोई परिवर्तन हो जाता है या किसी कारणवश कोई चेंजेस हो जाता है, उससे जो एक कैरेक्टर तैयार होता है, उससे जीन में कुछ चेंज हो जाना, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन बोलेंगे। ये डेफिनेशन हमें ध्यान में रखना है कि जीन में कुछ परिवर्तन हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। चलिए देखते हैं उसका डेफिनेशन और क्या हो सकता है। प्रथिन को हम इंग्लिश में प्रोटीन बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथिन की ऐसी कई श्रृंखलाएं अर्थात चैन एक साथ मिलकर जटिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। प्रोटीन की ऐसी कई सारी चैन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बनाते हैं। कई सारे प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बनाएंगे। ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में बहुत सारे काम करते हैं। कई सारे जो कार्य होते हैं, जो वर्क होते हैं, वह प्रोटीन कार्य वह करता है, और उनके स्वरूप को वह नियंत्रण भी करता है। हमारे बॉडी में क्या क्या बनने वाले हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, वह प्रोटीन के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक ठीक, तो क्या हो जाएगा, यही प्रोटीन अर्थात प्रथिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में विविध कार्य अर्थात वेरियस वर्क करते हैं, और उनका स्वरूप किस तरह से होगा, वह किस तरह से दिखाई देंगे नहीं कहेंगे, किस तरह से कार्य करेगा। ठीक है, किस तरह से वह कार्य करेगा उस पर नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही बनेगा तभी और भी कार्य आगे बढ़ पाएंगे। तो सजीवों में प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सजीवों में जो जीन्स होते हैं, उनके कारण ही हम जैसे सजीवों का निर्माण होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो जीन पाया जाता है, उन्हीं जीन से एक नए सजीव का, वे अपने जैसे नए सजीव का निर्माण कर सकते हैं, अपने जैसे या फिर अपने से थोड़ा सा उससे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहां से डिफरेंट कहने का मतलब उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पर वह हो गया। इसके बाद तथा इनमें से ही कुछ जीन्स जैसे के वैसे, जैसे जो जीन्स होते हैं वह क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ये जो जीन्स ही हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, अर्थात एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है अर्थात संक्रमित होता है। जिसके कारण माता पिता के कुछ लक्षण उनके संतान में दिखाई देते हैं। जो जीन्स होता है, एक जीन जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब ट्रांसफर होता है तो उनके जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे माता पिता के जीन्स हो गए तो वह बच्चों में ट्रांसफर होता है। ठीक है, बच्चों में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, अर्थात उनकी संतान में ट्रांसफर होगा। उसे हम ऑफस्प्रिंग, संतान को हम इंग्लिश में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि संतान को हम अंग्रेजी में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, और लक्षण को क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। तो उनका माता पिता के कैरेक्टर हमें बच्चों में दिखाई देते हैं, अर्थात उनकी संतान में दिखाई देते हैं। आई होप आपको उत्परिवर्तन समझ में आ रहा होगा, म्यूटेशन क्या होता है, अर्थात जीन में परिवर्तन ही म्यूटेशन कहलाता है। और थोड़ा और आगे देखते हैं क्या दिया है। परंतु कभी कभी, अब आया आपका डेफिनेशन, कभी कभी जीन्स में कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदल लेता है। कभी कभी जीन में कोई न्यूक्लियोटाइड यदि अपनी जगह अचानक बदल ले
तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसके कारण जो छोटा सा परिवर्तन होगा उसे हम उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन कहते हैं। जीन में जैसे ही कोई चेंजेस आया अर्थात जीन्स में छेड़छाड़ हुई, जीन्स में क्या हुआ, छेड़छाड़ हुआ, उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो गया, तो उससे जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया अर्थात जो हमारा ब्लड सेल होता है, जो हमारी आरबीसी होती है हमारी बॉडी में, वह हंसिए के समान हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया की बीमारी में जो हमारा आरबीसी होता है वह हंसिए के समान हो जाता है, ठीक है, उससे उसी को हम क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ऐसे और सारे जेनेटिक डिजीज हैं, उसके बारे में आपको जितना दिया है अभी उतना ही हम बताएंगे आपको, ठीक है। और डिटेल्स में आपको क्लास 11th में जाएंगे तो और अच्छे से और डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमें पता चलेगा कि उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन क्या होता है। कुछ उत्परिवर्तन छोटे तो कुछ लक्षणी होते हैं, कंसीडरेबल होते हैं। जैसे कुछ उत्परिवर्तन क्या हो गया, कुछ छोटे हो गए, और कुछ लक्षणी होते हैं अर्थात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, कंसीडरेबल होते हैं, उन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं। उदाहरण, इस म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया जैसे, देखिए आपको एग्जाम्पल आ गया, जनुकीय बीमारी, जनुकीय विकृतियों अर्थात जेनेटिक डिसऑर्डर का निर्माण होता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जीन्स में चेंज हो रहे हैं, जीन्स में परिवर्तन आ रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो रही है। अंडरस्टैंड। ये जो उत्परिवर्तन होता है यह कभी नहीं खत्म होने वाला प्रक्रिया है। यदि उत्परिवर्तन खत्म हो गया, म्यूटेशन यदि खत्म हो गया तो नए कैरेक्टर निर्माण नहीं होंगे। म्यूटेशन के कारण ही तो नए कैरेक्टर निर्माण होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि म्यूटेशन जो होता है यह कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। और यही प्रक्रिया के आधार पर डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, डार्विन ने जो अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, जिसे हम डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थियरी बोलते हैं, उनका इसी का क्या है, प्रूफ है। जो उत्परिवर्तन है यह डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थियरी का प्रूफ है, उसका समर्थन करती है। ये म्यूटेशन के कारण ही एक नया कैरेक्टर निर्माण होता है, जिसके कारण ये डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन का जो थियरी होता है, आगे पढ़ेंगे आप डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थियरी क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका क्या है, ये प्रूफ है। उसका प्रूफ क्या है, किसी ने पूछा यदि आपको डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में हम बोलेंगे डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थियरी का प्रूफ क्या है, तो उसका प्रूफ है आपका म्यूटेशन, जो चेंजेस होते हैं वही उसका क्या है, प्रूफ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।